तो चलिए गाइज, आज हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे स्ट्रक्चर। ये इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये इसे शेप एंड साइज देती है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ फोल्ड होकर क्रिस्टी की संरचना करती है। ठीक है, और ये होते हैं इसमें छोटे छोटे राइबोसोम, और ये होता है डीएनए। जो इस अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो छोटे छोटे डॉट डॉट भरे होते हैं ये होता है मैट्रिक्स। ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, और जो इनके अंदर जो स्पेस होता है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, और ये होता है मैट्रिक्स। ठीक है, और ये मैंने बताया ये आपको क्रिस्टी होती है। तो चलिए अब इसकी संरचना के बारे में देखते हैं। तो बात करें इसकी डिस्कवरी की, तो फर्स्ट टाइम जो इसकी डिस्कवरी की थी वो थी कोलिकर ने 1880 में। इसकी एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता सब किसी को, पर जो 1880 है वो कहीं तक सही है। फिर फेमिलिंग ने की थी और उन्होंने इसे नाम दिया था फीला। उसके बाद बेंडा ने 1897 से 1898 तक इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। ठीक है, और ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये एब्सेंट रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि जैसे कि बैक्टीरिया आदि, उनमें ये एब्सेंट होता है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में देखा गया है। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, पावर हाउस इसे कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है इसका काम क्या होता है। जो हम न्यूट्रिएंट्स खाते हैं उसी का ऑक्सीडेशन करता है ये, और हमें एनर्जी रिलीज होती है इससे। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन है ऑक्सीडेशन यानी कि फोटोसिंथेसिस। बात करें इसकी उत्पत्ति की, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लाज्मा झिल्ली के आक्रमण से उत्पन्न हो सकता है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से विकसित हो सकता है। झिल्ली एक ट्यूबर संरचना के रूप में साइटोप्लाज्म में प्रवेश करती है और फैलती है। यह धीरे धीरे घुमावदार और मुड़ा हुआ हो जाता है और एक डबल दीवार संरचना माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। अब इसकी केमिकल पोजीशन की बात करें तो 60 से 70% प्रोटीन, 25 से 30% फैट, 0.5% आरएनए और कुछ अंश डीएनए। ओके, 90% फास्फोलिपिड एवं 10% क्लोरेस्ट्रोल वसा होती है। ओके, बात करें इसकी शेप एंड साइज की, तो माइटोकॉन्ड्रिया गोलाकार, अंडाकार, बेलनाकार या तंतु के समान संरचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का साइज 0.2 मिलीमाइक्रोन से 5 मिलीमाइक्रोन होता है। इसकी संख्या एक सामान्य यकृत में 1000 से 1600 माइटोकॉन्ड्रिया होती है। कीटों की उड़न पेशी में 5000 के लमसम माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। प्रोटोजोआ में 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर पता चलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया चारों तरफ से 2 परतों की बनी हुई संरचना होती है, जिसके अंदर मैट्रिक्स नामक तरल पदार्थ भरा होता है। इसमें 2 झिल्ली होती हैं जिनमें से डबल मेम्ब्रेन वेस्ट कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ये होती हैं इसकी 2 झिल्ली। अब देखते हैं आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के काम कौन कौन से होते हैं। ओके, आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। इसमें फॉस्फोलिपिड की मात्रा 50% होती है। इसकी मोटाई 60 से 70 एंगस्ट्रा होती है। इसकी बाहरी झिल्ली द्वारा बड़े अणुओं का स्थानांतरण हो सकता है और यह स्मूथ होती है। अब इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर ऑक्सीडेशन फास्फोराइजेशन के एंजाइम पाए जाते हैं। इस झिल्ली पर एटीपी संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। इनर मेम्ब्रेन की बाहरी सतह को सी फेस और भीतरी सतह को एम फेस कहते हैं। ओके, फिर आती है क्रिस्टी।
क्रिस्टी भीतरी सतह को बहुत अधिक बढ़ा देती है और एंजाइम के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करती है। क्रिस्टी की भीतरी सतह पर नियमित अंतराल पर ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। अब मैट्रिक्स। भीतरी झिल्ली घिरे हुए स्थान में भरे हुए द्रव को मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें लिपिड, प्रोटीन, राइबोसोम, आरएनए, एक या दो अणु डीएनए के होते हैं। क्रेब्स चक्र से संबंधित एंजाइम भी मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। अब ऑक्सीसोम, जिन्हें हम प्रारंभिक कण भी कहते हैं, F1 पार्टिकल भी कहते हैं इन्हें, और क्रिस्टी पर लगभग 100 एंगस्ट्रा के नियमित अंतराल पर ऑक्सीसोम लगे होते हैं। ऑक्सीसोम के 3 पार्ट होते हैं: सिर, हेड, वृत्त, स्टेल्क, और आधार, बेस। ऑक्सीसोम या F1 कणों में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से संबंधित एंजाइम भी पाए जाते हैं, जैसे कि एटीपी सिंथेसिस।